ओके, सो बच्चों पिछले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था. लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. हमने पहले ये बात की थी भाई थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. Just one sec. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे कि भाई सबसे पहले तो चेंज ऑफ एनर्जी कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में होती है उसको पढ़ने वाले. दूसरा हम लोग जो चीज़ को थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं उसको सिस्टम कहते हैं. उसके अलावा जो भी कुछ है उसको सराउंडिंग्स कहते हैं. सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स यूनिवर्स हो जाती है. सिस्टम के 3 टाइप्स हमने देखे, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड. उसके बाद हमने देखा कि एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कैसे करते हैं. तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम. जैसे आप उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह बताओ तो आप स्टेट बता रहे हो. उसमें इनिशियल स्टेट होता है, फाइनल स्टेट होता है. उस चेंज लाने के लिए जो आप पाथ फॉलो करते हैं ऑब्वियसली उसको पाथ कहते हैं. जो चेंज है उसको प्रोसेस कहते हैं और वो चेंज किस पाथवे से किया गया उसको पाथ कहते हैं. करेक्ट. देन वी वेंट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. उसके टाइप्स एक्सटेंसिव, इंटेंसिव. एक्सटेंसिव वाला मैटर अमाउंट पर डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिव वाला अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा था. उसके बाद हमने देखा स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो स्टेट के ऊपर यानी इनिशियल फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करे. और पाथ फंक्शन क्या होता है, जो पाथ जिस पाथ जो पाथवे लिया है आपने उसके ऊपर डिपेंड करे. स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेट यानी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज. पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ. इन सभी के एग्जांपल्स हमने मार्क कर लिए थे, इन सभी के डेफिनेशन हमने डिटेल में लिख लिए थे. आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक बेसिक्स तो सब क्लियर है. यस. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. Now today what we are going to study in this chapter, one of the most important things from formula point of view, from numerical point of view, and most importantly from derivations point of view. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत फोकस करके समझना क्योंकि 4 अप टू 4 मार्क्स का डेरिवेशन इसमें से आता है. बड़ा डेरिवेशन है, इसमें डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ करेंगे हम लोग. ठीक है, थोड़ा मैथ्स की नॉलेज लगेगी आपकी, समझाऊंगा मैं डिटेल में, पर आपको वो नोट डाउन करना है प्रॉपरली ताकि ये 4 मार्क के लिए जब डेरिवेशन आए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे. चलो तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की. तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन हमें पता चल गया. अब फंडा ये कि इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे. तो सीधी बात है यार कि जब स्टेट फंक्शन ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखा रहे. क्या हो रहा है, स्टेट फंक्शन ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखा रहे तब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मार्क कर लो. सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम when its state functions do not vary with time. इसका मतलब क्या, जो भी स्टेट फंक्शन आपको दिए थे, मैंने आपको स्टेट फंक्शन के एग्जांपल क्या दिए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, पीवी टी एंड एन. सबसे सिंपल 4 है ना. तो ये चारों जो स्टेट फंक्शन है उसके एग्जांपल मैंने आपको दिए थे. जब इनमें टाइम के साथ साथ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तब हम कहेंगे कि सिस्टम कैसा है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. बात समझ में आई सबको. बहुत सिंपल, जब स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होंगे तब सिस्टम जो है वो बोलेंगे अपन क्या, कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट जो आइडिया है, अच्छा ये पूरा पैराग्राफ जो है उसमें से सिर्फ ये 2 लाइन मार्क करना, दैट्स इट. बाकी मार्क करने की जरूरत नहीं है आपको. आपको ये पता है ना, जो मार्किंग मैं आपको दे रहा हूं आपको उतना ही पढ़ना है. लास्ट दिन पे वापस ये मत पूछना सर इसमें से क्या पढ़ने का, सर मार्किंग दो ना, इंपॉर्टेंस बताओ ना. यही मार्किंग, यही इंपॉर्टेंस है. ठीक है, एग्जाम के 4 दिन पहले जाग के ये मत पूछना कि सर अब इंपॉर्टेंस बताओ. देखो, तो ये जो सिस्टम है उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, कि भाई जब उसके स्टेट फंक्शंस आर नॉट गोइंग टू वेरी अ लॉट विद टाइम. दैट इज वन. सेकंड आइडिया इज if the state functions whenever they vary, when the system is not in equilibrium, let's say they vary, the change that comes in the state functions is called, the change that comes is the process. and वो change किस pathway से आता है उसको कैसे बोलते हैं, path. ठीक है ना. जैसे कि आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हो तो वो हो गई जर्नी. कैसे जा रहे हो, कार से, ट्रेन से, चल के, वो पाथवे हो गया, है ना. तो कहने का मतलब कि भाई प्रोसेस जो है वो है कि चेंज आ रहा है,
पाथवे है कि वो चेंज किस रास्ते से किस तरीके से आ रहा है। तो प्रोसेस के बारे में समझना कि भाई प्रोसेस के क्या क्या वेराइटीज हो सकती है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डिफाइन इट? अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो ये है तरीका है उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो ट्रांजिशन है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, प्रोसेस के डिटेल्स को समझते हैं कि प्रोसेस की टाइप्स क्या होती है। नाउ द वे इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज slightly different from how it is actually, but we'll follow what is given in the text so that you don't get confused a lot. देखो, हम बात करेंगे कि भाई प्रोसेस के क्या क्या टाइप्स है, पहले ये समझ लो। हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के टाइप्स की, समझना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे 5 अलग अलग टाइप के प्रोसेस है। ठीक है, 5 अलग अलग टाइप के प्रोसेस कौन से? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा है बच्चों? कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है तीसरा? आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ क्या है? एडियाबैटिक। रिपीट आफ्टर मी। फोर्थ वाला कौन सा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करनी है। इट्स कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। And the fifth and the last, that is very more important, the most important one is called the reversible process. अब अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो आपको इसमें एक गलती समझ में आएगी इस क्लासिफिकेशन में कि सर आपने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक लिखा है और फिर अलग से फिफ्थ वाले में रिवर्सिबल लिखा है। Isn't it more logical to have two divisions, one irreversible and one reversible? Yes or no? जब मैं कोई चीज को रिवर्सिबल एक टाइप लिख रहा हूं तो लॉजिकल है कि उसका दूसरा टाइप इरिवर्सिबल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही सभी बच्चों को मैं क्या बोल रहा हूं? तो आइडियली आपका जो क्लासिफिकेशन है ना वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए था। इसको लिखना मत, सिर्फ समझ लेना। आइडियली आपका क्लासिफिकेशन ऐसा दिखना चाहिए था कि एक टाइप रिवर्सिबल हो गई और ये जो चारों है ना, ये चारों इरिवर्सिबल के अंडर सब टाइप्स में आने चाहिए थे। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर इरिवर्सिबल में ये चारों सब टाइप्स में आने चाहिए थे। आइडियली इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि रिवर्सिबल में सब टाइप्स नहीं हो सकते? नहीं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। रिवर्सिबल में भी आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये चार सिर्फ इरिवर्सिबल में ही मिलेंगे, बट दैट इज नॉट हाउ द टेक्स्ट बुक हैज क्लासिफाइड। टेक्स्ट बुक में अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों तो दे हैव जस्ट नंबर्ड देम 1 to 5। कैन यू सी दैट? देखो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, खत्म। इस तरह से उन्होंने 5 आपको अलग अलग वैरायटी दे दी है। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो आपको इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल ये 2 करने चाहिए थे, फिर उसमें अलग अलग टाइप्स करने चाहिए। क्या ये बात सबके दिमाग में गई है? यस, बट वी विल फॉलो व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट सो एज टू नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। कोई अच्छा ये रॉन्ग नहीं है, जो लिखा है टेक्स्ट बुक में गलत नहीं है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आइसोथर्मल सबसे पहला कौन सा निकाला था अपन ने? देख लो, आपको समझने की जरूरत है फ्रॉम अ वेरी बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोथर्मल, आइसो वर्ड का मतलब क्या है? सेम और सिमिलर, करेक्ट? आइसो वर्ड का मतलब है सेम या फिर सिमिलर। अभी पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में पढ़ाया था आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो आइसो है कि नहीं? तो आइसो वर्ड तो हो गया सेम या सिमिलर, चलो ये तो आपको पता ही है। थर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम, बोलो हाँ कि ना?
यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। बार, BAR, बार, और बारिक मींस व्हाट? प्रेशर ऑफ कोर्स। तो यहां पर क्या होगा? P कांस्टेंट होगा बच्चों। अब बोलेंगे ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक ये क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। एंड चौथा ऑब्वियसली आपका हो जाएगा हीट, यानी कि Q कांस्टेंट। अच्छा, कुछ जगह पे इसको कैपिटल Q लिखते हैं, कुछ जगह पे स्मॉल q लिखते हैं। प्रेफर राइटिंग स्मॉल q, दैट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने कैपिटल भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन। Q इज हीट। Q क्या है? हीट। T क्या है? टेम्परेचर। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। Q क्या है? हीट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जहां पर हीट ना सिस्टम के अंदर रही, ना अंदर आई, ना बाहर गई। हीट क्या हुई? कांस्टेंट हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है बच्चों? ओके, ध्यान से सुनना और समझना। अभी मैं रिवर्सिबल के बारे में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एज आई सेड वो एक अलग कैटेगरी है, उसका ऊपर पूरा एक डेरिवेशन है अलग से। पहले हम लोग इन चारों चीजों को समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर T कांस्टेंट है तो डेल्टा T क्या है? बताओ, चेंज इन T कितना है? अगर T कांस्टेंट है तो चेंज इन T क्या हुआ? क्वेश्चन तो सिंपल है। अगर T की वैल्यू ही कांस्टेंट है तो चेंज कितना है? डेल्टा T इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना। क्या हो गया यहाँ पे? डेल्टा T इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे हाँ सही बात है। यहां पर क्या होगा? डेल्टा P इक्वल टू 0, करेक्ट ना? यहां पे क्या होगा? डेल्टा V इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। यस। अच्छा, अब एडियाबैटिक पे जरा फोकस करना। जब आप डेल्टा T 0, डेल्टा P 0, डेल्टा V 0 लिखते हो तो आपकी टेंडेंसी ये होती है कि मैं फटाक से ऐसा लिख दूं कि डेल्टा Q इज ऑल्सो 0, है ना? ऐसा सोच रहे होगे आप। बट एडियाबैटिक लिखते वक्त आप डेल्टा Q की जरा जगह आप सिर्फ Q इज इक्वल टू 0 लिखते हो, मतलब कि हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। मीनिंग सेम है, हीट चेंज नहीं हुआ, मतलब जो ओरिजिनल हीट थी वही उतनी रह गई। ठीक है, तो जो भी सिस्टम में हीट थी वो कांस्टेंट रह गई, ये तो बरोबर है। पर हम लोग डिनोट करते वक्त डेल्टा क्यू नहीं, क्यू ही लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए यहां पर मैं क्यू कांस्टेंट की जगह पे क्यू 0 लिखूंगा, ये ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? Q इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं, डेल्टा Q इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा। किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? एडियाबैटिक प्रोसेस में आप क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस। फिर से देख लो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। नाउ वी कम टू रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत महान चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस को आप चाहिए तो एक अच्छा सा बड़ा सा बॉक्स बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इवन डेरिवेशन के हिसाब से थियरी में या न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहले जरा इसके फंडे समझ लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूला पे जाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना आसान नहीं है बच्चों। पहले फंडे समझते हैं। किसी प्रोसेस को आप रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कब बोलेंगे? सवाल ये आता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाउ विल यू डिटर्मिन और हाउ विल यू नो which process to call reversible and which process to call irreversible? चलो थिंक। एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग इस एग्जांपल से
रिलेट भी कर पाएंगे और आपको ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, काफी क्लैरिटी के साथ। इमेजिन करो दो लोग पंजा लड़ा रहे। पंजा लड़ाना समझते हो, आर्म रेसलिंग जिसको आप बोलते हो, आप इंग्लिश में पढ़े लिखे बच्चे आर्म रेसलिंग जिसको कहते हो, हम लोग हिंदी में पंजा लड़ाना कहते हैं, है ना। हैव यू सीन पीपल आर्म रेसलिंग? हैव यू डन इट ऑन योर ओन ऑल्सो? है ना। नाउ इमेजिन इफ वन हैंड इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, द अदर हैंड इज द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सो पर्सन ए एंड पर्सन बी आर हैंड रेसलिंग, आर्म रेसलिंग. One hand represents my forward reaction in chemistry. The other hand represents my backward reaction in chemistry. Think of it this way. For my reaction to keep moving forward, can I say जो forward moving force है वो ज्यादा होनी चाहिए और जो उसको अपोज करने वाली फोर्स है, जो उल्टा जा रही है, वो फोर्स कम होनी चाहिए. तो रिएक्शन कैसा जाएगा, जरा दिमाग लगाओ, कैसा जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? इतना तो बोल सकते हो. कैसे जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा भाई? फॉरवर्ड जाएगा. तो अब मैं आपको केमिस्ट्री के टर्म्स के हिसाब से डिफाइन करके देता हूं. मैंने बोला ये राइट, जो ये कोई भी एक हैंड है समझो, उसको मैंने बोल दिया कि ये आगे जाने वाली फोर्स है. मैं इसको फॉरवर्ड फोर्स नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा ड्राइविंग फोर्स. क्या कहूंगा इसको? ड्राइविंग फोर्स. बोलो क्या बोलूंगा? फॉरवर्ड वाले को ड्राइविंग फोर्स, बैकवर्ड वाले को मैं क्या बोलूंगा? ऑपोजिंग फोर्स. क्या बोलूंगा बच्चों? क्या बोलूंगा? ऑपोजिंग फोर्स. तो अब मेरे पास टेक्निकली दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं, एक का नाम है ड्राइविंग फोर्स, दूसरे का नाम है ऑपोजिंग फोर्स. अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तो फॉरवर्ड जाएगा, अगर ऑपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगा. बात समझ में आई? अब इसको केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करके देखो, जरा सोचो. ठीक है, एक केमिकल है, रिएजेंट है, वो जब रिएक्ट कर रहा है और उसकी ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, उस सिस्टम की क्या ज्यादा है? ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, तो सिस्टम का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा. बोलो हाँ कि ना? लॉजिकल समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अगर उल्टा हो गया, यानी कि अपोजिंग फोर्स बढ़ गई, तो ये रिएक्शन उल्टा जा सकता है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन सकते हैं, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है. ये भी बात क्लियर है? सही है ना? अब जरा सोचना, इसको मैंने कहा प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से कि भाई दो लोग आर्म रेसलिंग कर रहे हैं. तो अगर पहला वाला बहुत मजबूत है, पहला वाला कौन था? ड्राइविंग या ऑपोजिंग? पहला वाला कौन था? ड्राइविंग फोर्स था. पहला वाला ड्राइविंग फोर्स था. सपोज ये ड्राइविंग फोर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत आदमी है. ठीक है, ये है आपका ग्रेट खली और ये है एकदम खाली. तो अगर ये ऐसा है कि भाई ये ड्राइविंग वाला फोर्स एकदम तेजी से आ रहा है, तो ये फटाक से इसको गिरा देगा, आर्म रेसलिंग में इसको आसानी से हरा देगा. बोलो हाँ कि ना? तो रिएक्शन बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा और बहुत आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से. जब ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन फटाक से आगे जाएगा. तो क्या इसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है क्या? इसको उल्टा आने की पॉसिबिलिटी है क्या अगर ये बहुत वीक है? तो नहीं है. लॉजिकल बात बोल रहा हूं, बोलो हाँ कि ना? है ना? उल्टा करके देखो, अगर ये ऑपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन आगे आ पाएगा क्या? फॉरवर्ड आ पाएगा? तो पीछे ही जाते जाएगा, पीछे ही जाते जाएगा. तगड़ा कंपटीशन कब होगा? सोचो जरा, तगड़ा कंपटीशन कब होगा? लॉजिकली सोचो. बट जब दोनों इक्वल हो तब कंपटीशन होगा. ये हुई ना बात. लेकिन आप अगर इसको लॉजिकली सोचेंगे बच्चों, तो जब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो गए तब तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया. ये भी जोर लगा रहा है, ये भी जोर लगा रहा है. नोबडी इज गेटिंग एनी वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है कि नहीं? आप सोचो मैं आपको एक टास्क दे दूं कि ठीक है, जो रोडीज में पागल वो आता है ना, टकलू टास्क देता है, समझो. वैसे आप लोग तो वेले नहीं हो ना रोडीज बनने के लिए, बट समझो आप चले गए, ठीक है, और आपको उसने टास्क दिया, ये ले दीवार को धक्का मार, वॉल को पुश कर. तो आप तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन क्या आपका वर्क डन हो रहा है? वहां पे कुछ काम कर पा रहे हो? दीवार को धक्का मार लोगे? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना भाई. तो यहां पर भी वही हो रहा है कि जब आप
ऐसा कर रहे हो कि भाई ये दोनों हिल रहे ही नहीं है जगह से, दोनों इक्वल हो गए, तब तो भाई इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम। कैसा आ गया? जो शुरुआत में आज सिखाया था ना, क्या? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहां पर कैच क्या है? कैच ये है बच्चों कि हमें प्रोसेस ऐसा चाहिए, आइडियली हमें प्रोसेस ऐसा चाहिए जहां पर सिस्टम हमें अच्छा मैक्सिमम वर्क करके दे। बात को समझना क्या बोल रहा हूं? वी वांट दैट काइंड ऑफ प्रोसेस where system can generate a lot of work for us, yes or no? Where we want the system to generate a lot of work, है ना? Imagine this, I have a cylinder filled with a gas, I have a cylinder filled with a gas, है ना? And this cylinder has a lid on top, lid जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या नाम यूज करेंगे आप सुनना, क्या नाम यूज करेंगे हम लोग? we'll call it a piston, क्या बोलेंगे? पिस्टन, ठीक है? जैसे ये आपका सिलेंडर है तो इसके ऊपर लगा हुआ ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? पिस्टन। समझ में आ रही बात? थोड़ा सोचना इस पे। अगर ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन है, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, समझो ये मेरा पिस्टन है, ठीक बात है ना? तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है मेरा? इसके अंदर भरी हुई गैस मेरा सिस्टम है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है मैंने? गैस। और मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। बात समझो, इस गैस को हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा सिस्टम। जब ये गैस एक्सपैंड होगी, ध्यान से सुनना, जब ये गैस एक्सपैंड होगी तो ये पिस्टन को ऊपर फेंकेगी, ऊपर धकेलेगी। बोलो हाँ कि ना? the gas is going to try and push the piston upwards, so in this direction, yes or no? Am I clear बच्चों? yes? वैसे पूरा आपका पिस्टन दिखता है डिस्क जैसा, ठीक है? सो दिस इज द डायरेक्शन दैट द गैस विल डू द वर्क इन, एंड व्हाट विल द पिस्टन डू? इट विल ट्राई टू पुश द गैस। तुमने एक लीड लगाया तो क्या करेगा? वो गैस को क्या करेगा? नीचे धकेलने की कोशिश करेगा। ये भी लॉजिकल बात है, आप समझ पा रहे हो? तो कैन आई से नाउ आई हैव ड्राइविंग फोर्स एंड क्या सामने क्या रहेगा? बोलो ऑपोजिंग। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना? यस। अब एक आखिरी सवाल, और बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सवाल। जब आर्म रेसलिंग में दो बंदे लड़ रहे हैं, अगर कोई एक बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या जीतने के लिए? वो तो आया और ऐसे रखा और जीत गया, तो उसका वर्क डन ज्यादा होगा क्या? उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्या? सोचो लॉजिकली, हाँ कि ना? If this is a weak opponent and I just want to do this, I don't have to work hard. But if the opponent is almost as strong as I am, to get him आगे मेरे को पूरा ताकत लगाना पड़ेगा ना, एकदम ढेर सारा ताकत लगाऊंगा मैं। तो किस केस में, केस 1 में, केस 2 में मेरा वर्क डन किस केस में ज्यादा होगा? जब वो वीक है कि जब वो ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज मी है? क्या लगता है किस केस में मेरा वर्क डन ज्यादा होगा?
आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करके देखो। तो सेकंड केस में आप देखेंगे जब वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तब उस समय आपका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा बच्चों, मेहनत बहुत लगेगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं सब लोग? बस यही लॉजिक उठा के अब आप क्या करो, आप सिस्टम को अप्लाई कर दो कि ऐसा मैं बोल सकता हूं जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तब वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। और उसकी पहचान कैसे होगी कि उसमें मैक्सिमम वर्क पॉसिबल जो है वो होगा। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम W मैक्स करेगा, W नहीं करेगा, W मतलब वर्क, W मैक्स करेगा। W मैक्स मतलब कि सिस्टम मैक्सिमम वर्क करेगा बच्चों। सिस्टम क्या करेगा बोलो, सिस्टम मैक्सिमम वर्क करेगा। क्या ये बात आप सबके भेजे में गई? बोलो हाँ की। तो can I say in this scenario, can I say reversible process is same as maximum work done? बोलो हाँ कि ना। सबको ये बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम वर्क तो समझ में आया, जैसा आपने एग्जांपल दिया कि ठीक है भाई जब दोनों नजदीक है तो मैक्सिमम वर्क लगेगा, बट दोनों नजदीक है, इसका रिवर्सिबल होने से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? जब जब आप और मैं, समझो हम दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और आप और मैं ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मैं थोड़ा सा अपना फोर्स बढ़ाऊंगा तो सिचुएशन उल्टा हो सकता है। सिचुएशन उल्टा कब होगा? when both of us were almost equal to start with and then I increase the force a little, थोड़ा सा, तो उल्टा जा सकते, तो रिवर्स कर सकते हो। लेकिन आप बहुत ही स्ट्रांग हो तो क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटी होगी आपको उल्टा करना, रिवर्स करना? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो रिवर्सिबल और मैक्सिमम ये दोनों हैंड इन हैंड है, एकदम एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही। रिवर्सिबल बोलो या मैक्सिमम वर्क बोलो, ये एक ही बात है। सो व्हेन यू से द वर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, कैन आई से मैक्सिमम वर्क कम्स बाय डिफॉल्ट? बोलो यस और नो। आपको समझ में आई सबको बात कि जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो उसका वर्क डन मैक्सिमम होगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अब आपका सवाल है कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे पहचानेंगे? तो मैंने क्या बोला कि जिसमें अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस मानेंगे। ये बात अभी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी बच्चों आपके दिमाग में? यस? अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक से आप डायरेक्ट वर्क पे कहां से चलेंगे? व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्यों पढ़ रहे हो आप? क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के क्या कर लोगे? व्हाट इज द होल पर्पस? पर्पस यही है, वर्क डन। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। ये जो सिलेंडर मैंने एग्जांपल आपको बोला कि ठीक है भाई ये एक सिलेंडर है, इसमें क्या लगा हुआ है, एक ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर भरी हुई है गैस। ये गैस कितनी जोर से ऊपर जाएगी उससे आपके पिस्टन का कितना मूवमेंट हुआ ये फर्क पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? है ना बच्चों? है ना? सो आपके पिस्टन का कितना मूवमेंट हुआ ये किस पे डिपेंड करेगा कि भाई गैस कितनी तेजी से ऊपर गई या कितना ज्यादा ऊपर गई, मतलब कि सिस्टम ने कितना वर्क डन किया। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, सिस्टम ने बहुत अच्छा वर्क किया, ओके, सिस्टम के लिए तालियां। पर उससे हमको क्या मिला? तो इमेजिन करो ये जो सिलेंडर है ये आपकी कार के इंजन में लगा हुआ है, तो फर्क पड़ेगा आपको कि जितना ज्यादा पिस्टन उछलेगा उतना आपका इंजन पावर जनरेट करेगा और उतनी तेज आपकी गाड़ी चलेगी। बोलो हाँ कि ना? आया समझ में एप्लीकेशन? है ना? एंड ऑल्सो दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट जो बच्चे जिनको इंटरेस्ट है, आप में से बहुत बच्चों को इंटरेस्ट होगा ऑटोमोबाइल्स वगैरह के बारे में, अगर आप पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको हमेशा बोलते हैं ना कि अच्छा ये लेटेस्ट फेरारी है, इसमें 1.6 लीटर इंजन लगा हुआ है।
ये लेटेस्ट मैक्लारेन की गाड़ी आई है, इसमें 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है। ये सुना आपने? इतने लीटर का इंजन लगा हुआ है, सुना आप लोगों ने? है ना? जो इंजन्स होते हैं कार के, these car manufacturers they put something called as the internal combustion engine। ठीक है, वो क्या होता है वो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे। I'll give you a brief idea। अंदर जो पेट्रोल है या फ्यूल है वो बर्न होगा, बर्न होके गैस बनेगी। वो गैस कितनी क्विकली बर्न होगी, कितनी ज्यादा अमाउंट में जनरेट होगी और कितना ऊपर वो पिस्टन को पुश करेगी, उससे पता चलेगा कि आपका जो इंजन का पिस्टन है सिलेंडर का वो कैसे काम करेगा, कितना फास्ट चलेगा। और अगर पिस्टन कितना फास्ट चलेगा उससे आपकी इंजन यानी कार की जो स्पीड है वो डिटरमिन होगी। तो ये बहुत जगह पे अप्लाई होता है, आपके बाइक से लेके, कार से लेके ट्रेन इंजन तक भी अप्लाई हो सकता है ये लॉजिक, राइट। बट उसका पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल आप थर्मोडायनेमिक्स से सीखते हो कि भाई जब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे ना तब हमारा वर्क डन मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स वी कैन जनरेट द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गिवन सिस्टम व्हेन वी मेक इट अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक अच्छा सा सवाल आप लोगों के लिए बच्चों, स्टीम इंजन किसने डिजाइन किया था, बता सकते हो? तो बच्चों यहां पर एक छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाता हूं मैं कि पिस्टन एक्चुअली कैसा होता है। ठीक है, एक इनटेक वाल्व होता है जिसमें से फ्यूल जाता है और इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। तो ये जो पिस्टन जब ऊपर जा रहा है वापस आप देख सकते हो, तो ये एयर को क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है। ठीक है ना। हमारे पास स्पार्क प्लग होता है बाइक में, कार में, जो आप चाबी लगा के इंजन को स्टार्ट करते हो, तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको छोटा सा स्क्रू जैसा, उसको स्पार्क प्लग बोलते हैं। तो वो स्पार्क क्रिएट करेगा तो फ्यूल में आग लगेगी, जो आपको एनिमेशन में यहाँ पे दिख रहा है आई सपोज। तो यहां पर आपने देखा बच्चों, तो आपने एक बहुत ही सिंपल एनिमेशन के थ्रू देखा कि पिस्टन का मूवमेंट किस तरह से होता है। व्हाट आई वांटेड टू शो यू वाज कि जब पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, आपने नोटिस किया कि गैस कंप्रेस भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है। जब कंप्रेस हो रही थी तो उन्होंने लाल कलर से दिखाया कि भाई हीट जनरेट हो रही है, और जब एक्सपैंड हुई तो ब्लू कलर से दिखाया कि भाई ठंडी हो रही है ना। इतना तो आपने लॉजिक्स पकड़ लिया होगा ऑब्वियसली फ्रॉम द एनिमेशन। बस यही लॉजिक आपको समझना है कि इसका यूज किस तरह से होगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कि जो इंजन के डिटेल्स हैं उसको तो आप फिजिक्स पे पढ़ोगे, बट माय आइडिया व्हाट आई वांट टू टेल यू इज रिवर्सिबल प्रोसेस इज द सेम एज मैक्सिमम वर्क वेयर द टू फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व्ड आर द ड्राइविंग फोर्स एंड द ऑपोजिंग फोर्स। ये आपको समझना है, ये आप समझ गए होंगे, है ना। कैन आई से ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है, बोलो हाँ कि ना, है ना। और अपोजिंग फोर्स क्या करेगी बेटा, बोलो, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया है आई सपोज। नाउ वी गो टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिवर्सिबल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिवर्सिबल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, a process conducted in such a way that at every stage the driving force is greater than the opposing force and the process can be reversed by a slight change in the opposing force is called a reversible process। फिर से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा प्रोसेस जहां पर
ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है किससे? ऑपोजिंग फोर्स से। बट कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनफिनिटेसिमली। क्या वर्ड है बताओ? वर्ड इनफिनिटेसिमली। अगेन थिंक ऑफ द वर्ड, ध्यान से स्पेलिंग को नोट करना, द वर्ड एंड द प्रोनाउंसिएशन प्लीज। आई नो आई हैव सीन टीचर्स प्रोनाउंसिंग इट हॉरिबली, स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिंग इट हॉरिबली, ठीक है? हम लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग है ना, सो लेट्स बी श्योर ऑफ आवर प्रोनाउंसिएशन। यस, द ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। इज दैट करेक्ट? अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है जरा ये समझते हैं। जब बहुत बड़ा नंबर है उसको अपन इनफाइनाइट बोलते हैं, जो बहुत छोटा है ना तो उसको इनफिनिटेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिनिटेसिमल। बहुत बड़े को इनफाइनाइट और बहुत छोटे को इनफिनिटेसिमल। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि भाई ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट इक्वल है। ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है बट कितना? चिंटू सा अमाउंट, इनफिनिटेसिमल अमाउंट ज्यादा है। बात क्लियर हुई? भेज में गई है कि नहीं? ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से इनफिनिटेसिमल अमाउंट ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, है ना? उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन धीरे 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 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इतना तो हम इमेजिन कर सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, तो ये है भाई, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, और ये रिएक्शन धीरे धीरे, ये एक बार में जाएगा क्या ऐसे? नहीं ना, ये धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्लोली। जो हिंदी पिक्चर में ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए दिखाते ना, कि ऐसा विलन ने चाकू पकड़ा है और हीरो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो ऐसे गर्दन के पास लेके आता है स्लो मोशन में, आप वैसा इमेजिन करो। दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है दोनों का, है ना? कैप्टन अमेरिका और थैनोस की फाइट इमेजिन कर लो, है ना? वो लगा रहा है उसके गले पे स्टॉर्म ब्रेकर, तो ऐसे आप इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर इनफिनिटेसिमल वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप ये सोच सकते हो कि अच्छा ड्राइविंग फोर्स इनफिनिटेसिमली ग्रेटर है, यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, पर वो एक साथ ऐसे स्मूथ फ्लो में नहीं आ रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। और ये हर एक जो स्टेप है, ऐसे मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आएगा। कैसे आएगा बच्चों? बहुत सारे स्टेप्स में। अब इनफाइनाइट वर्ड भी मैं यूज कर रहा हूं, इनफिनिटेसिमल वर्ड भी यूज कर रहा हूं, दोनों ऑपोजिट्स हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी के साथ सोचना है। डिफरेंस कैसा था? इनफिनिटेसिमल था। बोलो कैसा था डिफरेंस दोनों के बीच में? इनफिनिटेसिमल था। और जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, इसको स्टार्ट से एंड तक पहुंचाने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो कितने होने वाले हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने वाले। क्या ये सबके भेजे में गया? इतना आसान नहीं है, मुझे पता है, पहली बार जब सुन रहे हो तो थोड़ा अजीब लगता है, तो ध्यान से सुनो, समझो, नहीं समझे तो पूछो। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स क्लियर? बोलो यस और नो। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स क्लियर है? यस। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? कितना डिफरेंस है? इनफिनिटेसिमल डिफरेंस है। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में कितना डिफरेंस है? इनफिनिटेसिमल डिफरेंस है। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कितने स्टेप्स लगेंगे उसको आगे लास्ट तक पहुंचने में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। ये भी क्लियर है? आखिरी चीज, एट एवरी स्टेप, क्या बोला मैंने? एट एवरी स्टेप द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। हर स्टेप के बाद एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। स्टेप नंबर 1 फिर इक्विलिब्रियम, स्टेप नंबर 2 इक्विलिब्रियम, स्टेप नंबर 3 इक्विलिब्रियम। ऐसे कब तक होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक होगा। ये चार चीजें आपको समझ जानी है बच्चों। यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन है? मैंने क्या बोला था? गैस धक्का मार रही है कि नहीं? तो ड्राइविंग फोर्स तो गैस का प्रेशर है, और अपोजिंग फोर्स कौन है भाई? पिस्टन को कौन नीचे धकेल रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर, तो एक्सटर्नल प्रेशर है ना?
तो अब आप इसको रीड करिए एक साथ, आप सब लोग एक बार इसको रीड करिए। A process that is conducted in such a way so that at every stage driving force, कौन है driving force? The one that is due to pressure of what? Gas is infinitesimally greater than opposing force. Clear? Opposing force किसकी वजह से थी? External pressure. Okay. And the process can be reversed by, अब ये हर स्टेप में आगे आगे आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऑपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये रिवर्स हो जाएगा। ऑपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट है? ये लास्ट पार्ट है आपके डेफिनेशन का। दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय द स्लाइट चेंज ऑफ ऑपोजिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। बड़ा डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मार्क करो और बाजू में लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर बड़ा आंसर आपको 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि डिफाइन एंड डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल प्रोसेस और इट्स फीचर्स। आपको डिफाइन भी करना है और उसके फीचर्स भी लिखने हैं, और जो जो डेफिनेशन में है वही वापस फीचर्स में लिखना है। एक्चुअली बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फीचर्स क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस के? ड्राइविंग एंड ऑपोजिंग फोर्सेस आर ओनली इनफिनिटेसिमली डिफरेंट, ऑलरेडी बोल दिया। प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफिनिटेसिमल चेंज इन कंडीशंस, कंडीशंस को थोड़ा सा बदला तो प्रोसेस रिवर्स हो गया। आप बोलेंगे हाँ ये भी आपने समझा दिया है। तीसरा, अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे। और चौथा, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम, सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। हर स्टेप पे सिस्टम दोबारा किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब कंटिन्यूअसली प्रोसेस में रहता है क्या? नहीं, एक स्टेप इक्विलिब्रियम, दूसरा स्टेप इक्विलिब्रियम, तीसरा स्टेप इक्विलिब्रियम, हर स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम में आता है। क्या ये बात क्लियर हुई? Those who did not understand the last point, again look at the example. ये ऐसा है, वो ये ना 2 लोग आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, इतने एकदम नजदीक नजदीक, दोनों की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी सेम स्ट्रेंथ है। ये ऐसे गया, थोड़ा सा आगे गया, फिर रुक गया इधर ही, इक्विलिब्रियम, फिर आगे गया इक्विलिब्रियम, फिर आगे गया इक्विलिब्रियम, फिर आगे गया इक्विलिब्रियम। ऐसे हर बार आके रुक गया, कंटिन्यूअस नहीं गया, हर बार आया रुका, फिर आया रुका, फिर आया रुका। क्या होगा? ये हर बार आने के बाद क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। और अगर किसी दिन अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा उसकी सटक गई, वो बढ़ गया, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन में समझाया है। आई होप आपको रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों। आज मैं आपको यही एक चीज पूरा डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि रिवर्सिबल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ अप्लाई होता है। कोई घाई नहीं, अपने को आराम से करेंगे, चिंता मत करो, पहले ये समझ लो। एक भी डाउट रह जाए पूछ लो, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसका डेरिवेशन भी आएगा, फीचर्स भी आएंगे, डिफाइन करने को भी आएगा, और आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, तो रिवर्सिबल आपके समझ में आ गया। जो बाकी 4 हैं वो फॉर्मेलिटी हैं, बहुत सिंपल सिंपल है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता ही है, नाम से ही पता चल जाता है, आइसोथर्मल है ना। तो डिफाइन और उनका इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं। चलो, आइसोथर्मल किसको बोलेंगे? मार्क कर लो जरा फटाफट। प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल, क्या है? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, बरोबर है बच्चों। साथ ही साथ आप डेल्टा यू इक्वल टू 0 भी मार्क कर लेंगे। ये दोनों क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। डेल्टा टी तो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स, चेंज इन टेम्परेचर। यू क्या होता है ये आगे समझाऊंगा कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अभी फिलहाल मार्क करके, आइसोबारिक पता ही है आपको यार। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अब एडियाबैटिक में ध्यान से देखना कैसे डिफाइन किया, प्लीज पे अटेंशन टू द डेफिनेशन बच्चों। A process in which there is no exchange of heat between the system and surroundings is called adiabatic process. ऑलरेडी कह चुका मैं कि आप डेल्टा क्यू नहीं, आप सिर्फ क्यू लिखेंगे, और क्यू भी कैपिटल या स्मॉल दोनों लिख सकते हैं।
प्रेफरेबल एक्चुअली कि स्मॉल की होना चाहिए, कैपिटल भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। In an adiabatic process, system is completely insulated. तो एडियाबैटिक प्रोसेस ओपन सिस्टम में होगा, क्लोज सिस्टम में होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, क्या लगता है बच्चों? हीट एक्सचेंज नहीं होने देना है तो ओपन में होगा कि क्लोज में होगा कि आइसोलेटेड? ऑब्वियसली आइसोलेटेड में होगा, नाम ही वो हिंट ही दे दिया वहां पे उन्होंने, कंप्लीटली इंसुलेटेड बोल दिया। एंड आखिरी हमारा रिवर्सिबल, आपको ऑलरेडी मैंने मार्क करके दे दिया और उसके फीचर्स भी आपने मार्क कर लिए। किसी की मार्किंग बाकी है तो प्लीज आई विल कीप द स्क्रीन लाइक दिस फॉर 1 सेकेंड, प्लीज मार्किंग कंप्लीट कर लो, ठीक है। इनफिनिटेसिमली ये वर्ड पे मैंने खास फोकस किया है क्योंकि ये शायद बहुत बहुत सारे बच्चों के लिए नया शब्द है। इट्स अ न्यू वर्ड फॉर मोस्ट ऑफ यू, you may not have heard of the word infinitesimal, everyone's heard of infinite, yes? ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ हीट एंड वर्क पे। तो आपको मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त लास्ट लेक्चर में एक चीज ये बताई थी कि यार, एक एग्जाम्पल दिया था ना कि एक बच्चा अपने घर से निकलता है और स्कूल क्लास जाता है और घूमते घामते आराम से जाता है ना। तारे जमीन पर ईशान अवस्थी नहीं था, देखिए ना आप सबने, तारे जमीन पर एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, उसमें ईशान अवस्थी है मस्तीखोर बच्चा, वो घर से जाता है और यहाँ वहाँ भागते रहता है, घूमते रहता है। तो फिर ऐसा बच्चा है, स्कूल पहुंचा ही नहीं, घूम रहा है भाई। तो ये बताओ कि जब वो A to B पॉइंट जाते वक्त लंबा रूट लेके गया, लंबा पाथ लेके गया, तो उस लंबे पाथ में उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हुई, उसको वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, यस और नो? लॉजिकल बात है। अगेन इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है कि बॉस अगर आप पॉइंट A to पॉइंट B ऐसे घूम घूम के जा रहे हो तो आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, आपको हीट, आपको वर्क, आपको एनर्जी तीनों ज्यादा लगेगी। ये बात सही है कि गलत है? बच्चों, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? अगर आप लंबा पाथवे लेके जाओगे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज्यादा हीट खर्च होगी। इज दैट ट्रू, यस और नो? And have I already explained to you that work, energy and heat all three have the same units? ये भी बरोबर है। तो यहां पर ये समझने की जरूरत है, हाउ डू यू डिफाइन वर्क व्हेन इट कम्स टू थर्मोडायनेमिक्स, ये समझते हैं। नेचर ऑफ वर्क, वर्क के लिए क्या सिंबल है? W। अच्छा, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर पिछला वाला खत्म किया था, वहां पर W क्या था? गिवन मास था। यहां पर W क्या है? वर्क है। इतने तो आप लोग बेवकूफ नहीं हो कि वर्क की जगह मास लिख के आ जाओगे, आजू बाजू की चीजें समझ में आती है आपको, तो ध्यान देना। वर्क जो है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस d विद एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F। F फोर्स अप्लाई किया, d से उसको मूव किया, d डिस्टेंस है ना, F फोर्स अप्लाई करके मैंने एक सामान को d डिस्टेंस मूव कर दिया, तो वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो फिजिक्स का बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, सबको आता ही है। आई थिंक आप लोग ये स्टार्टिंग में ही कर लेते होगे, मोशन, लीनियर मोशन इन वन प्लेन वाले में, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क पावर एनर्जी नाम का जो चैप्टर है उसमें करते हो, है ना। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, जब मैं सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूं, किसको कंसिडर कर रहा हूं? सिस्टम को। सपोज ये गैशियस जो सिलेंडर है, उसमें ये जो गैशियस मिक्सचर है, ये मेरा सिस्टम है। ये जो गैशियस सिस्टम है वो क्या है मेरा? ये जो मिक्सचर है क्या है? मेरा सिस्टम है। क्लियर हो गई बात? तो आप ये देखकर, डायग्राम देखकर बताओ जरा बच्चों
कि यहाँ पर पिस्टन की हाइट कम हुई कि बढ़ी इनिशियल से फाइनल में, बिफोर और आफ्टर को देखिए और आप लोग बताइए मुझे कि जो पिस्टन था वो नीचे आया कि ऊपर गया? नीचे आया, तो हाइट कम हुई कि ज्यादा हुई? हाइट कम हो गई। हाइट कम क्यों हुई भाई? तो गैसेस आपस में रिएक्ट की तो ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ गैसेस कम हो गई, तो सर ये पिस्टन जो है वो नीचे आ गया। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो ओवरऑल कैन आई से इन वन वर्ड आई हैव टू डिस्क्राइब इट, आई विल से कंप्रेशन हैज हैपेंड। कम हो गया ना कंप्रेशन। बढ़ जाता तो क्या बोलता? बढ़ जाता तो क्या बोलता? एक्सपेंशन बोलता। बरोबर है बात? ये सर फिर से समझो, बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने? जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है गैस की। जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है गैस। यहां तक क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है ना? बहुत सिंपल बात है ना? तो यहां पर कंप्रेशन या एक्सपेंशन कौन सा हो रहा है उसके हिसाब से हमें वर्क डन को चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देख लिया कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला सिंपल है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है ये भी तो अलग अलग है ना, आप समझे? अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं मालूम नहीं, मिस्टेक किसी ने नोटिस की? डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखा हुआ है? बोलोगे सर उन्होंने तो डिस्टेंस लिख के दे दिया है, पर उन्होंने वर्ड यूज किया है डिस्प्लेसमेंट। देखो तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? है ना? ओके तो ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ वो हम चेक करेंगे आगे। अच्छा ये जो W है ये F इंटू डी है, पर फोर्स क्या है? फोर्स इज प्रेशर पर यूनिट एरिया। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इंटू यूनिट एरिया, है ना? F को रिप्लेस करूं? F को रिप्लेस कर दूं प्रेशर इंटू यूनिट एरिया से। देखो काफी इजी। जिनको ये नहीं समझा उनके लिए यहां लिख के दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या कहा मैंने कहा वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो देयरफॉर फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। ये तो क्लियर हो गया? आप बोलेंगे हाँ बरोबर है। तो फोर्स को मैं लिख देता हूं प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर यू वांट। आई नो प्रेशर एंड एरिया, चलो प्रेशर तो ठीक है, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखता हूं, डिस्टेंस को मीटर में लिखता हूं। तो प्रेशर इंटू मीटर क्यूब हो गया, पर मीटर क्यूब तो वॉल्यूम है, तो वर्क इज नथिंग बट प्रेशर इंटू वॉल्यूम। बोलो हाँ कि ना? सिंपल हो गया ना? क्या बोला मैंने फिर से समझना। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ सही है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। और मीटर क्यूब किसका है? मीटर क्यूब किसका है बच्चों? तो वो वॉल्यूम का है। तो वर्क इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हेंस प्रूव्ड हो गया। बोलो हाँ कि ना? काफी सिंपल था। बोलोगे हाँ कि ना बच्चों? काफी सिंपल था ना? ठीक है बात। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। देखो वर्क अलग अलग तरह के होते हैं, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो वो अलग वर्क होता है। वो कैसे? आप काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हो, एनर्जी यूज करके आपने वर्क कर लिया, है ना? पर जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो थोड़ा लॉजिक लगाओ जरा। हम सिस्टम में बार बार गैस की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? गैस सिस्टम क्या है? एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है, गैस के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, यही बोलते हैं ना बार बार। तो जब गैस के कॉन्टेक्स्ट में मुझे आपको समझाना है, आई वांट टू एक्सप्लेन द वर्क डन टू यू इन टर्म्स ऑफ अ गैस,
then I need the criteria by which I can describe the gas. And what are the criteria to describe a gas? I can tell you its pressure, volume, temperature, number of moles. And which two I have proven here, जिससे आपको पता चलेगा कि गैस वर्क डन कितना कर रही है. प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो गैस आपको सिस्टम में दी गई थी वो कितना वर्क डन कर रही है. क्या ये बात आपके दिमाग में गई? एकदम अच्छे से सभी बच्चों, है ना? अब देखेंगे कि ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है इसका यूनिट क्या निकल के आएगा. तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम तो लीटर में होगी और प्रेशर तो एटमॉस्फेयर में होगा. वैसे तो एटमॉस्फेयर में होता है बट आजकल अपन बार भी लिखने लगे हैं ना, तो आपका इसका यूनिट हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर. कहीं से ये फेमिलियर साउंड कर रहा है? लीटर एटमॉस्फेयर सुना हुआ है किसी चीज का यूनिट? किसका हमने लिखा था लीटर एटमॉस्फेयर, याद है? हमने आर के यूनिट्स में से एक लिखा था लीटर एटमॉस्फेयर. अब आपको ये बत्ती जलेगी आपके दिमाग की कि अच्छा आर जो है ना ये जूल में भी होता है, क्योंकि जूल तो यूनिट ऑफ वर्क है भाई, है कि नहीं? बात समझ रहे हो आप? आर जूल में भी लिखा जाता है. कितना जूल लिखा था अपन ने? 8.314, है ना? फिर कैलोरी में भी लिखा जाता है क्योंकि जूल टू कैलोरी अगेन वर्क का यूनिट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी होती है. आप समझ पा रहे होंगे. और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हमने लीटर एटमॉस्फेयर में लिखा था. क्या लिखा था? 0.082, है ना? लीटर एटमॉस्फेयर. लीटर एटमॉस्फेयर बोल सकते हो, लीटर बार बोल सकते हो. तो आपको ये रियलाइज होगा अभी की दिमाग की बत्ती अब ये जलेगी कि अच्छा ये तीनों दिए थे ये तो वर्क डन के ही थे ना यार, ये यहां से आए. पीवी यानी कि लीटर एटमॉस्फेयर, फिर उसी को कन्वर्ट कर करके लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कैलोरी, कैलोरी को कन्वर्ट जूल, ऐसे निकाला गया. क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई? बोलो हाँ किया, है ना? काफी सबको ये चमका होगा अभी कि अच्छा जो वहां स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि आर की 3 अलग अलग वैल्यू होती है, 3 अलग अलग यूनिट होते हैं, जूल, कैलोरी और लीटर एटमॉस्फेयर. तो वो तीनों वर्क के यूनिट है. जूल कैलोरी तो पहले से पता था. आज ये भी साबित हो गया कि अच्छा वर्क डन इज नथिंग बट लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब नथिंग बट पीवी फॉर अ गैस. क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई सभी के? बताना ये सुनो. बढ़िया. अब एक और इंपॉर्टेंट कैच पे जाते हैं, और बहुत सिंपल कैच है, इंपॉर्टेंट है पर सिंपल है. तो आपके लिए ये तो प्रूव हो गया कि W इज इक्वल टू पीवी. ठीक है, यहां तक प्रूव हो गया, डिराइव भी करके दिखा दिया मैंने. W पीवी आता है. अब क्वेश्चन ये है, when I want to change the pressure or change the volume. क्वेश्चन ध्यान से सुनना. when I want to change the pressure or change the volume, will the work change? आप बोलोगे ऑब्वियसली भाई, जब वर्क इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो आप जब प्रेशर और वॉल्यूम को बदल देंगे तो वर्क भी तो बदलेगा. लॉजिकल बात है बच्चों, है कि नहीं? है ना? आपको ये समझना है, you have to understand this one thing, where if I keep the delta V as 0, क्या बोला मैंने? If I keep the delta V as 0, तो आप बोलेंगे सर ये डेल्टा V कहां से आया? What did I say? If I change either pressure or volume, मतलब डेल्टा W इज डेल्टा P इंटू डेल्टा W, V, डेल्टा W, V, डेल्टा W इज डेल्टा P इंटू डेल्टा V. क्या ये बात समझ में आई? कितना वर्क डन होने वाला है ये प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज पर डिपेंड करता है. क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है. हाउ मच वर्क विल बी डन will actually depend on the change of pressure and change of volume. W is equal to PV था, मैंने डेल्टा 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 लगा दिया. क्लियर होगी बात? अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, देखना जरा. क्या मैं बोलूं आइसोकोरिक में ये वाला वैल्यू 0 है? अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, चेक करो जरा. आइसोकोरिक देखो, आइसोकोरिक में ये वाला वैल्यू क्या था? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी क्या है? 0 है. तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है?
0 हो जाता है. सो कैन आई से कि जब तक कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बदलता तब तक मैं वर्क डन मानूंगा ही नहीं, तब तक वर्क डन 0 रहेगा. बोलो हाँ कि ना. एकदम सही लॉजिकल बात है कि नहीं है, बताओ बच्चों. तो अगर वर्क डन मेरा डेल्टा वी पे डिपेंड कर रहा है, and if my delta v value is 0, when will it be 0? When the process is isochoric बच्चों. When the process is isochoric, the value of delta v will be 0 and hence the value of work done also will be 0. Did you all get this into your head? काफी सिंपल है, काफी इजीली समझ में आया होगा. I hope so. What did I say? I said the value, अगर मैं देखूं, the value of delta v for an isochoric process is 0. Hence the total multiplication, the total product of p delta v is also 0. Did you get my point? है ना. चलो इसको अभी मार्क करके देखते हैं क्या है यहाँ पर. So area is 8 is equal to d square, volume is d cube, pressure volume is force upon area into volume, force upon d square into d cube, force into d यानी कि w. तो in short w is equal to pv. ये दो चीजों को मार्क कर लो, ऐसा सर्कल कर लो. इससे क्या निकाला आपने? w is equal to pv निकाला. समझ में आ रही बात? उल्टा किया है इन्होंने, उल्टा डिराइव किया. w is equal to pv डिराइव करना ज्यादा आसान होता. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत. प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है. ओके बच्चों, चलो मैंने आपको वर्क का कॉन्सेप्ट आज सिखा दिया. आज के लिए हम यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे बिकॉज मेरे को आपको एक डेरिवेशन कराना है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. डिराइव कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है. एंड एज आई मेंशन्ड वी विल रिक्वायर डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन बोथ. उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज चाहिए डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे. ठीक है, चलो स्टॉप हियर फॉर